नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है बहुपद व बीजगणितीय समीकरण तथा बहुपद की घात के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं भाई बहुपद होता क्या है। दरअसल क्या होता है कि मैंने आप लोग को पिछले टॉपिक में चर और अचर के बारे में बताया था। उसमें क्या होता है कि जैसे चर अचर या फिर जो भी फंक्शन ले लेते हैं, दो या दो से अधिक जब हम पद लेते हैं, एक से हमारा बहुपद बनाता है। बात सुना है। तो इसमें क्या होता है, जैसे बहुपद क्या होता है, कई छोटे छोटे पदों से मिलकर के बना होता है, यानी प्लस माइनस के चिन्हों से जो अलग होता है। ठीक है, एक तरह से हमारा बहुपद बनता है। हम यहाँ पे चेक करेंगे भाई कि बहुपद कौन सा इक्वेशन मतलब समीकरण बहुपद है या फिर कौन सा नहीं है। तो दो बातें हमेशा ध्यान देना है यहाँ पे। पहली बात तो जो बहुपद लगभग सभी बहुपद होते हैं, जो वह बहुपद नहीं होता जिसमें क्या होता है, जैसे जो हमारा अज्ञात पद होते हैं, जो हमारी चर राशियां होती हैं, चर संख्या होती हैं, जब उनकी घात ऋणात्मक होती है, क्या होती है, जब उनकी घात ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। दूसरा कंडीशन क्या बनता है यहाँ पे, जब उनकी घात ऋणात्मक होती है या वे कर्णिम हो भिन्नात्मक होती, कर सकते हैं, क्या होती है, भिन्नात्मक होती है, भिन्नात्मक होती है। बात है यहाँ पे, दो कंडीशन में कोई हमारा इक्वेशन बहुपद नहीं कहलाता है। कब नहीं कहलाता है, जब उसकी घात क्या होती है, ऋणात्मक होती है, या जब उसकी घात क्या होती है, भिन्नात्मक होती है। जैसे मैं बोल दूं भाई कि हमारा x प्लस 2 = 0, यह हमारा एक प्रकार का बहुपद है, दो पदों वाला बहुपद है भाई। इसमें दो पद है, ठीक है, पहला पद हमारा ये है, दूसरा हमारा ये है। बात इसी में आगे, जैसे मैं कह दूं कि भाई x² प्लस 2x प्लस 5 = 0, तो ये तीन पदों वाला बहुपद है। यहाँ पे क्या है, एक पद, दो पद और तीन पद से मिलकर के बना हुआ है। ये हमारा एक प्रकार का बहुपद है, ठीक है, इसको हम बहुपद कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हम 1/x+1 को बहुपद कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पे x+1 को ऊपर लेकर के जाएंगे तो यहाँ पे x की घात हमेशा क्या होगी, निगेटिव हो जाएगी, मतलब ऋणात्मक हो जाएगी। तो इसलिए बहुपद की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, मैंने बोला ना भाई, जब घात ऋणात्मक होता है या फिर भिन्नात्मक होता है तो हमारा एक वो इक्वेशन बहुपद के अंतर्गत नहीं होता है, ठीक है, बहुपद उसको नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, ऋणात्मक, दूसरी बात जो हमारी आती है भिन्नात्मक की बात आती है। भिन्नात्मक का मकाने का मतलब कह दूं मैं, जैसे कोई संख्या हमारी कोई अचर पद हमारा कर्णी में, जैसे हमारा यक्स अचर, सॉरी अचर नहीं, चर पद की बात मैं कर रहा हूँ। जो कोई चर पद हमारा कर्णी में है, ठीक है, जैसे कर्णी में हमारा यक्स, कर्णी में 5 है तो चल जाएगा, ठीक है, वो बहुपद होगा। लेकिन कर्णी में अगर यस चर अचर कर्णी में होगा तो हमारा बहुपद होगा, लेकिन चर हमारा कर्णी में है तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम कर्णी में x+2, कर्णी में x+2 लिखते बराबर 0, क्या है, बहुपद है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो यक्स की घात है भिन्नात्मक हो गई है। ये इसको लिख सकते हैं भाई, x⁴ 1/2 प्लस 2 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बातें समझ में नहीं? तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारा बहुपद नहीं होगा, ये हमारा बहुपद नहीं होगा, ये हमारा बहुपद होगा, ये हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। बातें समझ में आ गई? ठीक है, और कोई एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं। जैसे मैं लिख दूं भाई कि x⁴ 3/2 प्लस 3 = 0, क्या है, बहुपद है? नहीं, क्योंकि भिन्नात्मक घात यहाँ पे बहुपद नहीं होगा। ठीक है, बात इसमें कि नहीं? तो इस तरह से हमारा कंडीशन बनता है। जैसे कोई भी और एग्जांपल मैं ले सकता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे x² प्लस 5x प्लस 7, क्या है, बहुपद है? नहीं है, बहुपद है। बहुपद की श्रेणी में इसको नहीं रखा जाता, क्योंकि यहाँ पे x को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी घात क्या हो जाएगी, ऑलरेडी निगेटिव हो जाएगी, मतलब ऋणात्मक हो जाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुपद। और दूसरी बात, बहुपद की घात की बात करते हैं, तो बहुपद में क्या होता है कि जैसे अगर अज्ञात जो हमारा पद होता है, जो हमारी चर संख्या होती है, अगर उसकी मैक्सिमम घात 1 होती है तो ये 1 घात वाला, अगर 2 होती है 2 घात वाला, 3 है तो 3 घात वाला, ठीक है, बहुपद कहलाएगा। ठीक है, यानी उसकी अधिकतम जो घात होगी वही हमारे बहुपद की घात कही जाती है। जैसे हम यहाँ पे देख लें, यहाँ पे जो अज्ञात पद है, जो मतलब एक तरह से चर संख्या है, यहाँ पे अधिकतम घात कितनी, 1 2 है, फिर इसकी कितनी 1 है, इसकी कितने 0 है। तो यहाँ पे जो इसकी बहुपद की जो घात बनकर सामने आएगी वो हमारे कितने बन के आएगी, 2 बनकर के सामने आ जाएगी। जैसे यहाँ पे बात करें बहुपद की घात कितनी है, तो कितना बोलेंगे, 1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। बातें समझ, जैसे मैं कोई इक्वेशन लिख देता हूँ भाई, x की घात है 5 प्लस 7x⁴ प्लस 3x² प्लस 2 = 0 हो गया। अब यहाँ पे बोल दे भाई कि बहुपद की घात कितनी होगी, तो यहाँ पे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पे बहुपद की घात हमारी 5, जो अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात मानी जाती है, छोटे वाले को नहीं लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x की घात अधिकतम, अब कहते हैं कि भाई कितने पदों वाला है, तो 1 2 3 4, 4 पदी व्यंजक है, यानी 4 पदों वाला बहुपद है। ठीक है, 4 पदों से मिलकर बना हुआ है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 5 है। अब आगे हम और आप लोगों को समझाने वाले हैं कि 1 चर वाला है कि 2 चर वाला है कि 3 चर वाला है। ठीक है,
अब इसको तो क्या बोलेंगे भाई, एक ही चर वाला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक ही चर वाला। इसके बारे में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लोग को समझाएंगे, उम्मीद है बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यह एक चर वाला 5 घाती बहुपद है, ठीक है। क्या है, एक चर वाला 5 घाती बहुपद है, ठीक है। अब एक चर वाला 5 घाती है, ठीक है। 2 चर वाला भी हो सकता है, 3 चर वाला, 4 चर वाला भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जितनी अज्ञात राशि है, क्योंकि यहाँ पे एक ही यक्ष जो हमारे अज्ञात राशि है, ठीक है। ये y या z का फंक्शन है, या फिर अदर किसी भी हम लोग के जो हमारे चर संख्या है उनका फंक्शन यहाँ पे है नहीं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बीजगणितीय समीकरण के बारे में, ठीक है। कैसे इनका नामकरण करते हैं। जैसे कभी कभी आप लोग सुनते हैं भाई कि एक चर वाला रैखिक समीकरण है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, एक चर वाला द्विघात समीकरण है, 2 चर वाला द्विघात समीकरण है, एक चर वाला त्रिघात समीकरण है, एक चर वाला चतुर्घात समीकरण, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम जानते हैं भाई कैसे समीकरण बनता है, इसका नाम, ऐसे ढेर सारे कंडीशन बनते हैं, ठीक है। उन कंडीशन को मैं सिंपल तरीके से आप लोग को समझाने वाला हूँ। तो पहली बात तो जो रैखिक समीकरण होता है, रैखिक का मतलब क्या होता है भाई, जो एक लाइन के निर्माण करते हैं। इससे रैखिक का मतलब, जिससे सिंपल सी भाषा में कि ऐसा, पहली बात जैसे जो हमारे बीजगणितीय समीकरण होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बीजगणितीय समीकरण होते हैं उसमें एक उसमें अज्ञात पदों से मिलकर बना होता है। मतलब चर संख्याएं और अचर संख्या दोनों साथ साथ आती है उसके साथ साथ। तो जो चर संख्या होती है उनके घात के ऊपर निर्भर करता है। क्या करता है, जो चर संख्या बीजगणितीय समीकरण में जो चर संख्या होती है उनके घात के ऊपर समीकरण डिपेंडेंट करता है। मतलब कि उसका घात 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे हमारा क्या बनता चल रहा है समीकरण, ठीक है। और घात के साथ साथ उनकी संख्याओं के ऊपर भी डिपेंड करता है भाई कि उसमें एक अज्ञात चर संख्या है कि 2 अज्ञात चर संख्या है, या फिर 3 चर संख्या है, 4 चर संख्या है, ठीक है। 5 है, 6 है, 8 है, 10 है, 20 है, ठीक है। उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मैं कह लूं भाई कि ये रैखिक समीकरण की बात कर लूं। अब रैखिक का मतलब सिंपल सी बात होता है, ध्यान देना यहाँ पे। रैखिक का मतलब होता है भाई कि जैसे ऐसा बीजगणितीय समीकरण जिसमें जो चर संख्याएं होती हैं या फिर जो अज्ञात पद होते हैं, जो अचर संख्या जो जो मतलब कि जो चर संख्या हमारी होती है या फिर जो अज्ञात राशियां होती हैं, उनकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। और द्विघात का मतलब क्या होता है कि ऐसा बीजगणितीय समीकरण जिसमें जो अज्ञात पद होते हैं, अज्ञात राशियां होती हैं, उनकी अधिकतम घात कितनी, 2 होती है भाई। 1 हो सकता है, दो होना अनिवार्य है, ठीक है। त्रिघात में क्या है कि 3 होना अनिवार्य है। क्या है, 3 होना अनिवार्य। उससे चतुर्थ घात में क्या होना है कि 4 होना अनिवार्य है, ठीक है। और उसे पंचघात में चलेंगे 5 होना अनिवार्य है, ठीक है। अब बातें समझे, यानी रैखिक का है तो वहां पे जो चर पद होते हैं उनकी अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, द्विघात बोले तो 2 होनी चाहिए, त्रिघात बोले तो 3 होनी चाहिए, चतुर्थ घात बोले तो 4 होनी चाहिए। बातें समझ आगे। आप देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक चर वाला है कि भाई, 2 चर वाला है कि 3 चर वाला है कि 4 चर वाला है, कैसे इसको पता करेंगे। एक चर का मतलब कहने का मतलब यह है कि उसमें केवल एक ही अज्ञात पद होना चाहिए, मतलब जो एक ही चर राशियां होना चाहिए, ठीक है। एक ही टाइप्स की चर राशियां होना चाहिए। जैसे यक्स का फंक्शन है भाई, तो यक्स का ही होना चाहिए, उसमें वाई का नामो निशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वाई का फंक्शन है तो वाई ही होना चाहिए, इसमें यक्स या जेड या फिर A2 कुछ भी मतलब कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। बातें समझ, तब तो एक चर वाला कहेगा। अगर यक्स के साथ साथ वाई आ गया तो 2 चर वाला हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 अज्ञात राशियां हो गई, यक्स के साथ वाई के साथ प्लस जेड भी ऐड हो गया, तो क्या हो जाएगा, 3 चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। बातें सुनने पे कहने का मतलब केवल अगर केवल एक पद, एक अज्ञात राशि का फंक्शन होगा तो हमारा क्या हो, जैसे यक्स का ही केवल फंक्शन रहेगा, वाई का है तो केवल वाई का फंक्शन होगा, जेड है तो जेड का ही फंक्शन होगा। बातें समझ, तब एक चर वाला कहलाएगा। बातें समझ गए। और 2 चर का मतलब क्या है कि 2 चर इसमें आना अनिवार्य है। पहली बात, जैसे यक्स है तो उसके साथ वाई हो या फिर जेड हो, ठीक है। जैसे जेड है तो उसके साथ साथ हमारा वाई या फिर यक्स हो जाए, ठीक है। कोई भी 2 अज्ञात राशि इसमें होना चाहिए। अब 3 चर की बात कर ले तो 3 चर का मतलब क्या, यहाँ पे अगर
ये कहने का मतलब तीन चर का मतलब कि यक्स वाई के साथ साथ जेड भी होना चाहिए, ठीक है, तब तीन चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके नामकरण के बारे में हम जानते हैं। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है कि ऐसा बीजगणितीय समीकरण जिसमें अज्ञात राशियों की अधिकतम घात एक होती है उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसा बीजगणितीय समीकरण जिसमें अज्ञात राशियों की अधिकतम घात एक होती है उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। और द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है कि ऐसा बीजगणितीय समीकरण जिसमें अज्ञात राशियों की अधिकतम घात दो होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। त्रिघात समीकरण का मतलब क्या होता है? ऐसा बीजगणितीय समीकरण जिसमें अज्ञात राशियों की अधिकतम घात तीन होती है उन्हें हम त्रिघात समीकरण कहते हैं। चतुर्घात समीकरण का मतलब क्या? ऐसा बीजगणितीय समीकरण जिसमें अज्ञात राशियों की अधिकतम घात चार होती है उसे हम चतुर्घात समीकरण कहते हैं, ठीक है। ये बात तो क्लियर होगी। अब ये एक चर वाला भी हो सकता है, दो चर वाला भी हो सकता है, तीन चर वाला भी हो सकता है। एक चर वाला द्विघात हो सकता है, द्वि चर वाला द्विघात हो सकता है, तीन चर वाला द्विघात हो सकता है, ठीक है। एक चर वाला त्रिघात, दो चर वाला, तीन चर वाला त्रिघात हो सकता है, ठीक है। ऐसे समीकरण का निर्माण होता है। बातें समझ आगे। अब देखिए रैखिक समीकरण में क्या हो जाएगा। अब कहते हैं भाई कि एक चर वाला रैखिक समीकरण, जैसे एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ, x + 1 बराबर क्या? 0। यह इसमें अज्ञात राशि कितनी है? एक है। और यक्स की जो अज्ञात राशि कौन सी? हमारी यक्स है। और यक्स की अधिकतम घात कितनी? एक है। ठीक, एक घात तो रैखिक बन जाएगा। ये केवल यक्स ही है तो हमारा क्या हो जाएगा? एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। बातें समझ आगे। अब हम बात करते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। जैसे x + y + 2 बराबर 0 हो गया, या फिर x - z बराबर 3 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे एक अज्ञात राशि है, दो अज्ञात राशियां, एक अज्ञात राशि, दो अज्ञात राशि, ठीक है। यानी दो अज्ञात राशियां हो गई, दो चर संख्या यहाँ पे आ गए, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या देखेंगे? दोनों चर संख्याओं की अधिकतम घात क्या दिखाई दे रही? एक दिखाई दे रही। क्या दिखाई दे रही? एक दिखाई दे रही। तो ऐसे समीकरण को हम क्या बोलेंगे भाई कि एक चर वाला रैखिक समीकरण है। सॉरी, दो चर वाला हमारा क्या है? रैखिक समीकरण है। क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण। बात समझ में? जैसे हम कह लें कि यहाँ पे x + y + z बराबर 5। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे तीन तीन अज्ञात संख्याएं आ गई। क्या है? तीन तीन अज्ञात संख्याएं आ गई, यानी x y z तीनों अज्ञात संख्या है, तीनों अज्ञात राशियां, ठीक है, चर राशियां। अब यहाँ पे तीनों की अधिकतम घात कितनी है हमारी? एक है। क्या है? एक है। इसलिए ये रैखिक समीकरण तो होगा ही होगा, लेकिन तीन चर वाला रैखिक समीकरण है। बातें समझ आ गई। एक चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण और तीन चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण और तीन चर वाला रैखिक समीकरण। बातें समझ कि नहीं? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। अब द्विघात समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो द्विघात समीकरण में क्या होता है भाई कि ऐसा बीजगणितीय समीकरण जिसमें अज्ञात पद का अधिकतम घात दो होता है। कितना होता है? अधिकतम घात दो होता है, उसे द्विघात समीकरण बोलते हैं। जैसे मैं लिख दूं भाई x² + 2x + 5 = 0, ठीक है। अब ये हमारा द्विघात समीकरण है क्योंकि वहां पे जो अज्ञात पद कौन सी? यक्स है, और यक्स की अधिकतम घात कितनी? हमारी दो है, ठीक है। यानी हमारा द्विघात समीकरण है। बातें समझ आ गई। तो द्विघात समीकरण तो हमारा हो गया। द्विघात का मतलब जिसकी घात दो होनी चाहिए। लेकिन क्या ये एक चर वाला है कि दो चर वाला है कि तीन चर वाला? तो यहाँ पे क्या एक ही चर है, यानी यहाँ पे एक ही अज्ञात राशि x का ही फंक्शन है, ठीक है। तो हमारा एक चर हो जाएगा, यानी एक चर वाला द्विघात समीकरण हो गया। बात समझोगे। अभी मैं लिख दूं भाई कि x² + हमारा y² + 25 = 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे x की अधिकतम अज्ञात राशि हमारी x और y है, x की अधिकतम घात दो, y की अधिकतम घात दो, ठीक है। तो यहाँ पे अधिकतम घात दो है तो द्विघात समीकरण हो गया। लेकिन एक x है, दूसरा हमारा क्या है? y है, तो दो चर वाले हो गए। तो दो चर वाला हमारा क्या हो गया? द्विघात समीकरण हो गया। बातें समझ गए। अभी मैं यहाँ पे लिख दूं x² + हमारा y² + क्या? z² + 16 बराबर 0 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे भाई कि यहाँ पे x है, y है, z, तीन तीन अज्ञात संख्या हमारे यहाँ पे आ गए। और तीनों जो हमारे अज्ञात संख्या है मतलब इनका अधिकतम घात कितनी है? दो है, ठीक है। यानी द्विघात के फॉर्म में हम कह सकते हैं कि दो तीन चर वाला द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। बातें समझ गए। तीन चर वाला द्विघात समीकरण। तो एक बार फिर से एक चर वाला द्विघात समीकरण, दो चर वाला द्विघात समीकरण और तीन चर वाला द्विघात समीकरण हो गया। बातें समझ यहाँ पे। तो एक चर वाला द्विघात समीकरण, दो चर वाला द्विघात समीकरण और तीन चर वाला द्विघात समीकरण हो गया। बातें समझ आगे। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। उसी तरह से त्रिघात समीकरण, चतुर्घात, पंचघात, षष्ठघात में हम क्या बढ़ते चले जाते हैं। तो त्रिघात का देख लीजिए यहाँ पे। त्रिघात का मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे x घात है 3 + 5x² + 6x + 7 = क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बातें समझ में आगे। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे।
अब देखिए यहाँ पे देखेंगे भाई इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो जाहिर सी बात है त्रिघाती समीकरण होगा, ये तो क्लियर हो गया। अब एक चर वाला है कि दो चर वाला है कि तीन चर वाला है, टोटल हमारा यक्स का ही फंक्शन है, तो जाहिर सी बात है हमारा क्या होगा, तीन चर हमारा क्या हो जाएगा, एक, इसको क्या बोलेंगे, एक चर वाला त्रिघाती समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक चर वाला त्रिघाती समीकरण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अगर यही पे हमारा कोई और आ जैसे हमारा यक्स स्क्वायर, यक्स घाते 3 प्लस हमारा वाई घाते 3 प्लस 35 इक्वल टू 0, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक्स और वाई दो अज्ञात राशियां हैं, एक्स की घात अधिकतम 3, वाई की घात अधिकतम 3 है। ठीक है, यानी यहाँ पे एक्स और वाई दो अज्ञात राशियां, अधिकतम घात 3 है, त्रिघाती समीकरण हो जाएगा। ठीक है, त्रिघात समीकरण तो होगा ही होगा, लेकिन दो चरों वाला त्रिघाती समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, दो चरों वाला त्रिघाती समीकरण कहेंगे। जैसे कोई इक्वेशन मैं और ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस 3xy जेड बराबर 0, मैंने ऐसा ले लिया। ठीक है, अब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस 3xy जेड इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा समीकरण हमारा हो गया यहाँ पे। तो इसे क्या बोलेंगे, तो भाई इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे x एक अज्ञात पद है, y भी अज्ञात पद है और z भी हमारा क्या अज्ञात पद है। तीनों की अधिकतम घात कितनी है, हमारे 3 है। ठीक है, यानी हमारा त्रिघाती समीकरण तो हो ही गया, त्रिघाती समीकरण हो गया, तो इसको बोल सकते हैं कि तीन चरों वाला त्रिघाती समीकरण, तीन चरों वाला त्रिघात समीकरण। ठीक है, बात है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी एक चर वाला द्विघात समीकरण, दो चर वाला द्विघात समीकरण, तीन चर वाला द्विघात समीकरण, एक चर वाला त्रिघात समीकरण, दो चर वाला त्रिघात समीकरण, तीन चर वाला त्रिघात समीकरण। बातें समझ आ गई, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के दिन बस इतना है। और अधिकतम घात की बात कर लेंगे भाई, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसकी कितनी है, 3 है, तो ऐसे अधिकतम घात बहुपद की घात हम निकाल लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आज के दिन बस इतना है।